अस्सलाम वालेकुम जी। सुप्रीम कोर्ट में आज बहुत अहम तरीन दो मामलात होने जा रहे हैं। एक तो मखसूस नशस्तों का केस है और दूसरा जुडिशल कमीशन का इजलास है। चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के लिए जो 3 सीनियर तरीन जजेज़ हैं उनको कंसिडर किया जाएगा और उसमें से एक चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनेंगे। इस मामले पर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं आदिल सरफराज साहब, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं। और दूसरा जो अहम तरीन मामला है वो मखसूस नशस्तों का है, जैसे कि मैंने आपके ज़िक्र किया, उसके साथ उसके ऊपर भी बात करेंगे। और उम्मीद ये ज़ाहिर की जा रही है कि अब ये आखिरी मराहल में केस दाखिल हो चुका है। आज नहीं तो एक आध और समात में ये केस जो है वो मुकम्मल हो सकता है। मज़ीद बात करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। आदिल सरफराज साहब, सबसे पहले जजेज़ वाले मामले पर आ जाते हैं। आप क्या समझते हैं, ये जो 3 लोगों को कंसिडर किया जा रहा है, बजाय इसके कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की हिकायत के मुताबिक, एक हिकायत उसमें से ये भी है कि वो सीनियरिटी के असूल को कहते थे कि हमेशा प्रायोरिटी पे रखना चाहिए, सीनियरिटी का असूल जो है वो अपनाना चाहिए और जो सीनियर है उनको ही चीफ़ जस्टिस बनना चाहिए। लेकिन अब जब वो चीफ़ जस्टिस बन चुके हैं तो इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं कि जूनियर जजेस को भी कंसिडर किया जा रहा है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट लाने में हो या फिर चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट या किसी भी हाई कोर्ट का चीफ़ जस्टिस के लिए हो। अब 3 नाम जो आ रहे हैं, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? और अगर इन 3 में से जूनियर सेलेक्ट होते हैं तो बाकी 2 का क्या जो पोजीशन होगी, वो क्या करेंगे? क्या वो काम जारी रखेंगे या छोड़ जाएंगे? और उनको क्यों नहीं लाया जा रहा? अगर उनके ख़िलाफ़ कोई शिकायत हैं, उनके ख़िलाफ़ कोई ऐसे मामलात हैं जिसकी वजह से वो चीफ़ जस्टिस नहीं बन सकते, लेकिन वो फिर ऐसे कौन से काम है जिसकी वजह से वो जस्टिस ज़रूर रह सकते हैं, इसके ऊपर ज़रा आप रोशनी डालिएगा। आपको कमर बेगम साहब याद होगा भी जब रिसेंटली जुडिशल कमीशन की मीटिंग हुई थी तो मैंने एक नहीं बल्कि 2 ट्वीट्स किए थे जी। एक ट्वीट ये किया था कि बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो माजी में, जैसा कि आप कह रहे हैं कि सीनियरिटी के असूल की बात किया करते थे, अब सीनियरिटी के असूल के तहत उन्होंने अपॉइंटमेंट्स नहीं की, बल्कि एक 4थे नंबर पर सीनियरिटी लिस्ट में मौजूद जज को सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया। उसके 2 रोज़ के बाद मैंने अपनी उस खबर को फैक्ट चेक के साथ एक कोट ट्वीट किया जी। उसके ऊपर मुझ पर बड़ी तनकीद हुई है। मैंने ये कहा कि मैं की ज़द में आप अक्सर रहते हैं जी सर, दोनों तरफ से। बिल्कुल, हमें मशहूरी का शौक़ है ना सर। तो हुआ ये कि मुझे ये पता चला जब पूरी खबर मेरे पास आई कि बेसिकली जुडिशल कमीशन इजलास में ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के लिए 2 जजेस के नामों पर गौर किया गया लाहौर हाई कोर्ट से, बल्कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस के नाम पर भी गौर किया गया। और उसी जुडिशल कमीशन के इजलास में जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की जानिब से एक प्रोपोजिशन आई कि अगर किसी जूनियर जज को ऊपर लेकर आया जाता है तो फिर जो सीनियर जजेस जिनको नज़रअंदाज किया जाता है, जो सुपरसीड होते हैं, उनको फिर आइंदा कंसिडर भी ना किया जाए। और जो ज़राए हैं वो अगर ये दावा कर रहे हैं कि मुतफ़िका तौर पर 9 के 9 मेंबरान ने ये तय किया कि हम एक 4थे नंबर पर सीनियरिटी पर मौजूद जज को लेकर आएंगे, तो उसमें मेरे लिए ये कहना, उसके लिए विंडो थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा अपने असूल से पीछे हट गए। दूसरी चीज़ वजह यह है कि अगर जुडिशल कमीशन के 9 के 9 मेंबरान इस बात पर मुत्तफ़िक हुए हैं कि जस्टिस आलिया नीलम, जो कि सीनियरिटी में इस वक्त 3रे और उस वक्त 5वें नंबर पर मौजूद थी, उनको चीफ़ जस्टिस लगाया जाए और 2 जो जजेस साहिबान हैं, जस्टिस शुजात अली ख़ान और जस्टिस बाक़िर नजफ़ी, उनको नज़रअंदाज किया जाए उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर, उनकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर, उनकी रिपोर्टेड जजमेंट्स की बुनियाद पर, या उन रिपोर्ट्स की बुनियाद पर जो जजेस तक सीना बसीना पहुंच जाती है, या उनके खिलाफ शिकायत की बुनियाद। बिल्कुल, शिकायत तो बहरहाल अभी तक रिकॉर्ड पे मौजूद नहीं है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने, लेकिन ओवरऑल वैसे भी कारकर्दगी या जो हेयर से है वो भी बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। तो उस बुनियाद पर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि शायद मेरा पहले वाला ट्वीट जस्टिफाइड नहीं था कि सीनियरिटी का असूल इस तरह नज़रअंदाज नहीं किया गया जब तमाम के तमाम मेंबरान ही मुत्तफ़िक हो चुके हैं कि 2 जजेस उनको हमने कंसिडर नहीं करना एज़ सुप्रीम कोर्ट जज या एज़ चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट। तो फिर चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा उसमें एक सिंगल वोट के तहत क्या कर सकते हैं? गो कि कहने वाले ये कहते हैं कि चाहे अक़लियत में ही हो, चीफ़ जस्टिस को ये नहीं देखना चाहिए कि फ़ज़ाओं का रंग किस तरफ है, उनको अपने स्टांस पर कायम रहना चाहिए, क्योंकि लाजमी नहीं है कि उनका जो माजी में स्टांस था वो दुरुस्त था।
लेकिन वो उनका स्टांस था। अब चीफ जस्टिस बनने के बाद उसमें अगर तब्दीली आती है तो फिर सवाल तो उसमें नहीं, चीफ जस्टिस बनने के बाद बहुत सारी तब्दीलियाँ आई हैं। मेरे ख्याल में हम इसकी, आप ख़ास तौर पे डरते तो नहीं है काजी साहब से? नहीं, मैं मोहब्बत करता हूँ काजी साहब। आप मोहब्बत में शायद उनके लिए उनके लिए जो मामलात है उसके बारे में उतना खुल के ओपनली नहीं कहते, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमें तब्दील नज़र आ रही हैं। कोशिश होती है बिल्कुल बैलेंस, सारी चीज़ों को मलूज़े खातिर रखना होता है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के बहुत बड़े बड़े तज़ादात मौजूद हैं, रिपोर्टेड, जो इस वक्त डिनाई भी नहीं किए जा सकते। ऐसी बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। बहरहाल आज जुडिशल कमीशन का जो इजलास होने जा रहा है उसमें देखना ये है कि 3 जजेस में से फिर 2 को अगर कंसिडर ही नहीं किया जाएगा तो फिर जस्टिस नहीं, कंसिडर तो किया जाएगा ना। देखें, कंसिडर करने का मकसद क्या है। उन्होंने अब जो एलामिया जारी किया गया है उस एलामिया में ये बाकायदा तौर पर मेंशन है कि सीनियर तरीन 3 जजेस साहिबान के नाम पर गौर किया जाएगा। और उसके बाद ऑब्वियसली जो गुज़िश्ता मीटिंग हुई थी उसमें कोई ऑफिशियली तो कोई चीज़ नहीं हुई। उसमें तो गैर रस्मी तौर पर ज़रा ये तो बता रहे हैं ना कि ये इत्तेफाक किया गया है टू सम एक्सटेंट के भाई जस्टिस आलिया नीलम फेवरेट हैं, लेकिन वो तो एक गैर रस्मी गुफ्तगू थी। वो तो जैसे मैं और आप अक्सर औकात करते रहते हैं, उसकी वक़्त नहीं है। वक़्त है जो आज होने वाली मीटिंग है इसकी, इसमें जो 3 जजेस हैं उनके नामों पर गौर किया जाएगा। और ऑब्वियसली बताया जा रहा है जस्टिस शुजात अली खान के हक़ में तो बड़ी बड़ी गवाहियाँ आ रही हैं, तो ये भी मुमकिन है कि जस्टिस शुजात अली खान एज़ एक्टिंग चीफ जस्टिस जो अब काम कर रहे हैं वो एज़ परमानेंट चीफ जस्टिस भी दोबारा से काम अपना जारी रख सकें। तो अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त इस मामले में तो होगा, मगर दूसरी जानिब देखना होगा। मैंने जैसा कि अभी पहले हम एक वीडियो कर रहे थे कि मेरे ख्याल से अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये तय करता है कि हमने सीनियरिटी के असूल को एक साइड पर रख कर मेरिट पर, असूलों पर और कारकर्दगी के ऊपर किसी जज को एलिवेट करना है या अपॉइंट करना है एज चीफ जस्टिस, तो फिर उसके लिए एक तो सॉलिड ग्राउंड्स फ्राहम करना होंगे और दूसरा आपको उसके लिए बहुत सारी चीज़ें वाज़े करना होंगी कि आपने तमाम तर चीज़ों को मलूज़े खातिर रखा है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो जो मैं भूल रहा हूँ, थोड़ी देर के बाद फिर आपके साथ शेयर कर। अच्छा, कोई बात नहीं, उसके ऊपर भी बात करते हैं। मखसूस नशस्तों की तरफ आ जाते हैं। मखसूस नशस्तों का केस है, 2 चीज़ें कल बड़ी अहम हुई हैं। एक तो जस्टिस मंसूर ने ये कहा है कि जो 2018 के अंदर मखसूस नशस्तों की तकसीम थी, आज़ाद अरकान की पार्टी के अंदर शमूलियत की जो तनासब था वो सारा मांग लिया है। इस मामले के बाद अब कितना इस केस के अंदर चेंज आ सकता है, और क्या इलेक्शन कमीशन की जो गलती थी जहां से ये सारा मामला शुरू हुआ, जैसे जस्टिस सतर मिन अल्लाह ने कहा, ये एक दूसरा अहम तरीन मामला था और चीफ जस्टिस भी एक समात के अंदर इस बात पर कायल नज़र आए कि हमने कहीं नहीं कहा कि आप तहरीक इंसाफ को आज़ाद जमात डिक्लेयर कर दें। और मैं ये बात समझने से कासिर हूँ कि आपने हमारे फ़ैसले से कैसे ये चीज़ अखज़ की कि तहरीक इंसाफ जो है आज़ाद जमात है। क्या इन दोनों चीज़ों को देखते हुए आपको मखसूस नशस्तें तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद को वापस मिलती हुई नज़र आ रही हैं? और अगर तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं मिलती हैं नशस्तें, तो क्या किसी भी सूरत पर आइनी कानूनी कोई तरीक़ाकार ऐसा मौजूद है कि ये वापस हुकूमती इत्तेहाद को दे दी जाए? सर देखें, मुझे तो लग ये रहा है, मैंने कल रात को अभी अकरम साहब के प्रोग्राम में भी ये बात की है कि ये कह देना कि अक्सरियत है काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के साथ, मेरे लिए तो ये अब भी कबल अज़ वक्त है। अभी तक तो मुझे 50-50 लग रहा है। कल की समाअत के बावजूद, कल जस्टिस जो जमाल खान मंदोखेल हैं उनकी उन रिजर्वेशन, उनकी उन ऑब्जर्वेशन, उनके उन दलाइल के या आर्गूमेंट्स के बावजूद मैं ये समझता हूँ कि मामला अभी भी 100% तय नहीं हुआ। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ / सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के तो चांसेस कम हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशस्तें मिलने के इम्कानात हैं। और जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं उनकी जो ऑब्जर्वेशन हैं, उनके जो सवालात हैं, उनसे ये तासुर मिल रहा है। अब तो जस्टिस याहिया अफरीदी भी वही सवालात को रिपीट कर रहे हैं। तो इस फैक्ट को आप डिनाई नहीं कर सकते कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, तमाम जजेस साहिबान सुप्रीम कोर्ट के इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि उन्होंने उनके फ़ैसले की गलत तशरीह की है। गो कि वो अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस या जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर अभी तक खुद अपनी उस गलती का एतराफ़ करने को तैयार नहीं है कि 13 जनवरी को शायद उनसे कोई जाने अनजाने में गलती हो गई थी। बहरहाल अब देखना होगा कि इस तमाम तर मामले में जो आज की समाअत है वो किस कदर असरअंदाज हो सकती है। जहाँ तक ताल्लुक़ है आज की समाअत का, तो आज की जो समाअत होगी सर, उसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आज की समाअत का वक्त पहले से मुतय्यन है कि ये ख़त्म कितने बजे होनी है। गुज़िश्ता रोज़ समाअत के लिए वक्त मुतय्यन नहीं था कि ये ख़त्म हो जाएगी, आज जल्दी हो जाएगी। हुआ ये कि आज एक तो आपको मालूम है, जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, जुडिशल कमीशन की एक अहम मीटिंग है। उस मीटिंग के बायस
जो सुप्रीम कोर्ट है उसका और फुल 1:30 कोर्ट बजे आज 1:30 बजे कंक्लूड करेगा। 11:30 से 1:30 तकरीबन 2 घंटे इस मुकदमे पर समाअत होगी। और 2 घंटे वैसे तो मोर देन इनफ है। अटॉर्नी जनरल अगर 15 से 20 मिनट में अपने आर्ग्यूमेंट्स कंक्लूड करते हैं और उसके बाद फारूक एश नाइक अगर वो आज आ जाते हैं, कल वो दस्तयाब नहीं थे, और उसके बाद रिबटल में फैसल सिद्दीकी साहब हैं, सलमान अकरम राजा हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि मेरे लिए हैरान कुन है कि अभी तक उन्होंने अपनी उस दरख्वास्त को टेकअप ही नहीं किया। एक दफ़ा कहा भी नहीं है कि जी हमने दरख्वास्तें दी हुई हैं, उनको भी समाअत पर लगा दें। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा, सलमान अकरम राजा साहब के अलावा किसी ने भी चैलेंज नहीं किया था कि अगर आपने बल्ला ले भी लिया है तो आप कम से कम हमें पार्टी की एफिलिएशन से महरूम ना करें। ये उस वक्त उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी चैलेंज किया, फिर लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के बाद वापस भेजा, फिर वो गए, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में भी आए, लेकिन टाइम बार्ड होने की वजह से वो मामला ना सुन सका। इसमें चैम्बर अपील क्यों नहीं है, या आपको ये मामला किस तरफ नज़र आता है? ये कमज़ोरियाँ नहीं है? हाँ, उनसे कुछ आप कह सकते हैं कि इंटेंशनली नहीं, अनइंटेंशनली कुछ गलतियां हो जाती हैं। जमाल खान मंदोखेल साहब ने कोई 5-6 दिन देखिए, जमाल खान मंदोखेल साहब के लिए बात करना बड़ा आसान है ना सर। वो तो यहाँ पर एयर कंडीशन रूम में बैठे हैं और उनके लिए सब अच्छे की रिपोर्ट है। उनके तो फैमिली में कुछ शायद सेनेटर्स भी आ चुके हैं। मसला ये है कि सलमान अकरम राजा लोग तो फील्ड में है ना। सलमान अकरम राजा लोगों को गिरफ्तारियों का डर है, उनकी अहलिया के सामने उनको गिरफ्तार किया जाता है, उनके सामने उनकी अहलिया को धक्के दिए जाते हैं, वो जहाँ जाते हैं आगे पुलिस के डाले खड़े होते हैं। वो तमाम तर चीज़ें भी तो आपने जहन में रखनी है ना। सुप्रीम कोर्ट न जाने क्यों इन तमाम तर एस्पेक्ट्स को नज़रअंदाज कर रही है, इग्नोर कर। नाज़रीन, एक और चीज़ जो आम तरीन है, ये बात हो रही है कि तरीके इंसाफ जो है उसने पार्टी एफिलिएशन ज़ाहिर की, लेकिन टिकट जमा नहीं करवाया, फिर टिकट एक वापस लिया, फिर दूसरा जमा करवाया, फिर तीसरा जमा करवाया। लेकिन ये सवाल चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब पूछने के लिए तैयार नहीं है कि उस वक्त क्या वजूहत थी जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर प्रेशर था। एक तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी, उसके बाद कागजात नामजदगी छीने जा रहे थे, लोगों को अगवा किया जा रहा था, टिकट जिसके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती उसके चेयरमैन को उठाया गया, मारा गया, वो मुकर गया। अब इन सारी सिचुएशंस के बाद जब हालात तब्दील हुए तो अब उन्हीं मामलात को सुप्रीम कोर्ट के अंदर कानूनी नुकात की शक्ल देकर इस्तेमाल किया जा रहा है। और इलेक्शन कमीशन के वकील बड़ी आसानी से खड़े होकर ये कह देते हैं कि जी इन्होंने एक जो सर्टिफिकेट है जमा करवाया और फिर वो विड्रॉ कर लिया, फिर दूसरा जमा कराया और विड्रॉ कर लिया, लेकिन इसकी रीज़न में कोई नहीं जा रहा। और उस वक्त आपको याद होगा एडवोकेट शुएब शाहीन समेत मुतअद्दिद वकला लेवल प्लेइंग फील्ड की दरख्वास्त लेकर सुप्रीम कोर्ट में आए थे और चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब के सामने चीज़ें रखी थी और कहा था कि हम कुछ सबूत आपको दिखाना चाहते हैं। तो उस वक्त काजी साहब ने वो जो मैं मीडिया नहीं देखता जहाँ से बात मशहूर हुई थी, उन्होंने कहा था कि मैं मीडिया नहीं देखता। और जब उन्हें कहा गया कि हमारे पास कुछ वीडियोज़ और एविडेंस हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में उनको चलाएँ, तो उन्होंने कहा कि ये जो वीडियो एविडेंस है ये हम नहीं मानते हो, और उन्होंने वो चलाने की इजाज़त भी नहीं दी थी। न जाने क्यों वो इन सारी चीज़ों को, इस सारी जो मुल्क के अंदर इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद तहरीक इंसाफ के साथ हुआ, इंतज़ामिया की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, उसको इग्नोर करके और कानूनी नुक्ता कोई ढूंढ रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और मेरे जहन में आ रही है, साहबजादा हामिद रज़ा साहब के जो कागजात नामजदगी के अंदर तहरीक इंसाफ अलायंस विद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल निकला था, उसके बाद भी कुछ हालात तब्दील हो गए थे एकदम। सर देखिए, जो मेरी यहाँ पर बात हुई थी, हमने यहाँ पर ही खड़े होकर एक वीडियो भी मैंने की थी साहबजादा हामिद रज़ा साहब के साथ। उन्होंने जो अपना केस मेरे सामने रखा था ना सर, वो तो बड़ा कन्विंसिंग था। बदकिस्मती ये है कि जो एक कितना बड़ा स्टेक होल्डर है उसको अभी तक सुप्रीम कोर्ट सुनने को तैयार नहीं है। गो कि सुप्रीम कोर्ट खुद सुप्रीम कोर्ट के ही इसरार पर वो सुप्रीम कोर्ट में आए भी हैं। मैं एक नुक्ता ज़रूर मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा जो मैं पहले भी भूल गया था। आपको मालूम है सिकंदर बशीर मोहम्मद जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं, उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ अदालत के सामने डॉक्यूमेंट्स रखे 2 रोज़ कबल जी। उसके ऊपर बैरिस्टर गौहर ने कल एक इंकशाफ किया कि कंसीलमेंट की है इलेक्शन कमीशन जी। अब ये नुक्ता बड़ा इम्पोर्टेंट है। जानते बूझते हुए सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने क्यों कर वो तमाम तर दस्तावेज़ात जो इस केस से रेलेवेंट हैं वो सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं रखे और अपनी मर्ज़ी के डॉक्यूमेंट सामने रखकर अपनी मर्ज़ी से अदालत को एक तरफ लेकर जाने की कोशिश की है, लीड करने की कोशिश की है। बिल्कुल, इसके ऊपर मैं ये समझता हूँ कि मोस्टली जो जजेस साहिबान हैं आज अगर ओपन कोर्ट में नहीं तो अपने फैसले के अंदर ज़रूर निशानदेही करेंगे कि उनकी जानिब से मिसकंडक्ट नहीं है। सर मिसकंडक्ट तो चले बहुत सख्त वर्ड हो जाता है, लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट हर वकील की कोशिश होती है ना कि अपने हक में जो चीज़ हो वो बयान की जाए। लेकिन अगर आप अदालत को गुमराह करते हैं और अदालत समझती है, अदालत
फील्स बिट्रेल, तो फिर वो मामलात बिगड़ सकते हैं। अदील सरफराज साहब का इशारा कागजात नामजदगी की तरफ था कि 4-4, 5-5 कागजात नामजदगी जमा करवाए गए थे और उसमें से इलेक्शन कमीशन के वकील ने अपनी मर्ज़ी का रिकॉर्ड जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश किया, ना कि वो तमाम मुकम्मल कंप्लीट रिकॉर्ड पेश किया जाता जिससे असल एविडेंस सामने आता और हकायक सामने आते। तो इलेक्शन कमीशन की यहाँ पर जो बदयांती है उसका आंसर जो है वाज़े तौर पर इस वक्त नज़र आता है। अब मामलात किस तरफ जाते हैं उस पर भी मज़ीद आपके सामने मालूमात रखेंगे। एक और बैठक भी बड़ी अहम तरीन हुई और उसमें भी एक बड़ी शख्सियत को क़िबला दुरुस्त करने की रिक्वेस्ट कह सकते हैं हम, हिदायत चलो नहीं कहते, लेकिन रिक्वेस्ट ज़रूर की गई है कि अब क़िबला जो है वो दुरुस्त होना चाहिए। मज़ीद मुल्क इन चीज़ों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, उस पर भी बात करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही है। दिल सरफराज साहब के साथ कमर मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।